गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा की थी इंग्लिश के विषय में, मतलब कल जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब बुनियादी समझ अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बोली जाए, एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी के बारे में कल मैंने एक क्लास स्टार्ट की थी, वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। जैसे कल नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंग्लिश होता है वो क्या है, एक लैंग्वेज है। इस बात में कोई कंफ्यूजन? ओके। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सबको पता है, कल मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि जो लैंग्वेज होती है किससे बनती है? आवाज से, मतलब साउंड से बनती है। ओके। अब इसी के बाद हमारी अगली क्लास स्टार्ट होती है। जैसे अगर मैं बोलूं क्या सभी साउंड लैंग्वेज हो सकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो सारे साउंड अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करें उसको एक साथ अगर उसका समूह बनाएं तो क्या कोई लैंग्वेज हो सकता है? ये जरूरी नहीं है कि सारे साउंड को कंबाइन करके एक लैंग्वेज ही बनाया जाए। जैसे ए बी सी डी, ये साउंड ही तो है, जैसे मुंह से निकल रहा है ए, मतलब साउंड है। बी, ये भी एक साउंड ही है। लेकिन जैसे मैंने ऐसे यहाँ पे जैसे मारकर मैंने छोड़ा, आवाज निकला। अब मैं बोलूं कि इस साउंड को कॉम्बिनेट करके एक लैंग्वेज बनाई जाए तो खट खट, ये कौन सी लैंग्वेज हुई? मतलब कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी। तो हम लोग फिर साउंड के आगे से चर्चा करते हैं उन सभी साउंड को। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, इंग्लिश की, उन सभी साउंड को जिसको हम लोग लिख सकें। जैसे मेरे मुंह से निकला ए, मतलब आवाज आई ए, और ए को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा कोई साउंड जिसको लिखा जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटर बोलते हैं, मतलब अक्षर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमारे मुंह से निकलने वाली ऐसी ध्वनि जिसका कोई लिखित स्वरूप हो सके उसको क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। यानी रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। क्लियर? अब सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ लेटर A to Z कितने होते हैं? 26। ओके। फिर इसके आगे चर्चा होती है जब कई सारे लेटर को इकट्ठा किया जाता है, मतलब जब कई सारे लेटर का एक ग्रुप बनाते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं, तो हम लोग उस कलेक्शन ऑफ लेटर को बोलते हैं वर्ड। जैसे अगर मैं बात करूं, एक लेटर ये है सी, एक लेटर हुआ ए, एक लेटर हुआ टी, तो 1 2 3 तीन लेटर मिलकर के एक क्या बने? वर्ड बने। और इसको क्या नाम दिया गया? कैट। सबको पता होगा कैट मीन्स बिल्ली। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जैसा अभी बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ये जरूरी नहीं है कि सभी अक्षर के समूह को वर्ड ही बोला जाए। अब जैसे वर्ड हम लोग उन्हीं अक्षर को बोल सकते हैं, उन्हीं अक्षरों के समूह को बोल सकते हैं जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसका कोई साउंड भी निकले। जैसे अब मैंने लिख दिया ऐसे HTYWU, ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर ही है, लेकिन ना तो इसका कोई साउंड है, हम इसको बोल नहीं सकते हैं, और ना ही हम इसको किसी भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि सभी अक्षर के समूह को क्या बोला जाए? वर्ड ही बोला जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि जब कई सारे अक्षर को मिलाते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो एक क्या हो जाता है? वर्ड हो जाता है। फिर ऐसे ही ये ग्रामर ऐसे आगे जब बढ़ता है, लैंग्वेज जब आगे बढ़ती है, तो कई सारे वर्ड को मिला करके, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्रेज, तो कई सारे वर्ड के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? फ्रेज। फिर कई सारे फ्रेज को मिला करके क्या बोला जाता है? कलेक्शन ऑफ फ्रेज या ग्रुप ऑफ फ्रेज इज कॉल्ड क्लॉज। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लॉज। फिर ऐसे ही जब कलेक्शन ऑफ क्लॉज होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं।
अब थोड़ी देर के लिए हम लोग वर्ड तक ब्रेक करते हैं और वर्ड से स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। ये फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज फ्रेज, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग वर्ड से इस क्लास को ब्रेक करते हैं और इसके आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा आई एम इन द क्लास। सिंपल मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम इन द क्लास। मैंने सेंटेंस लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, मैं क्लास में हूँ, नॉर्मल सेंटेंस। अच्छा, एक सेंटेंस को, एक बात को बोलने के लिए, जैसे अगर इंग्लिश में बोला जाए, मैंने कहा मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास, तो ये कोई बात ही तो है, मैंने कोई स्पीच बोली। स्पीच मतलब बातचीत, ये कोई स्पीच ही है। तो एक बात को बोलने के लिए, मतलब एक छोटी सी बात को बोलने के लिए कि मैं क्लास में हूँ, इस बात को बोलने के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। जैसे एक पहला शब्द हो गया आई, एक हो गया एम, एक हो गया इन, द और फिर क्लास। मतलब 1 2 3 4 5 शब्दों को मिला करके एक छोटी सी बात बोली गई। कौन सी, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। अब इसके आगे, जैसे अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, जैसे आई यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, तो ये किसी न किसी नियम की सहायता से लिखा गया है। मतलब आई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ये आई यहाँ पे है, ये पीछे भी हो सकता था, या बीच में भी हो सकता था, या क्लास पहले भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी नियम की सहायता से लिखा गया है। वो नियम कौन सा है, ग्रामर का नियम है। और जैसे मैंने बताया कि एक स्पीच को बोलने के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, तो मैं कह सकता हूं कि इस स्पीच के ये सारे क्या हैं, 1 2 3 4, मतलब ये सारे पार्ट हैं। क्या हैं? एक बात को बोलने के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए वो उस स्पीच के पार्ट हैं। यहां से ग्रामर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिनको हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोला जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच। अब यहीं से ग्रामर स्टार्ट होता है। हमारा जो लैंग्वेज है, ग्रामर जो है, यहीं से स्टार्ट होता है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, चाहे वो एकेडमिक का हो, कोई भी, हम लोग जब भी अंग्रेजी चाहे बोलना चाहते हो, अंग्रेजी चाहे सीखना चाहते हो, तो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, ना तो अंग्रेजी पढ़ के आप समझ सकते हैं, ना ही अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, ना ही अंग्रेजी में आप कुछ लिख सकते हैं। अब सबको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट, ट्रेडिशनल टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है, 8। सबको पता होगा। जैसे सबको पता होगा नाउन, प्रोनाउन, ऐसे ही एडजेक्टिव, फिर ऐसे ही होता है वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, ऐसे ही होता है कंजंक्शन, और ऐसे ही लास्ट होता है इंटरजेक्शन। आप सबने नाम सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अच्छा, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, सभी लोग यहाँ पे पढ़े होंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए एक सेंटेंस में पर्टिकुलर शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा आई लिव इन गोंडा। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई लिव इन गोंडा, और गोंडा के नीचे मैंने किया अंडरलाइन। मैंने पूछा व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ गोंडा इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में गोंडा की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मुझे पता था, सब लोग, अधिकांश लोग यही बताओगे नाउन, क्योंकि बचपन से रटते आ रहे हो कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब जब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी तो यहाँ से हमारा चलेगा फंक्शनल पार्ट ऑफ स्पीच या फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर, जो कॉम्पिटिटिव लेवल में काम आएगी। ब्रेक